सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत उत्तराखंड समूह गौ की भर्ती के अंतर्गत पटवारी लेखपाल भर्ती, पुलिस कांस्टेबल, उत्तराखंड वन आरक्षी परीक्षा हेतु विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों के सामने मैं लगातार वीडियो बना करके लाता हूं दोस्तों। और ये लगातार मेरी 6वीं वीडियो है सामान्य अध्ययन के अंतर्गत दोस्तों, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत। ठीक है, इससे पूर्व 5 वीडियो आप लोगों के सामने लेके आ चुका हूं दोस्तों। और पटवारी लेखपाल की विशेष रूप से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ अन्य परीक्षाओं की भी आप तैयारी कर रहे होंगे, तो सबके लिए मेरी ये वीडियो एक सामान्य वीडियो बन जाती है। क्योंकि उत्तराखंड जो भर्ती परीक्षा होती है दोस्तों, उसमें 100 नंबर का आपका पेपर होगा और उसमें 40, 40 और 20, यानी कि 40 नंबर की आपकी उत्तराखंड, 40 नंबर की आपकी सामान्य अध्ययन और 20 नंबर की आपकी हिंदी। तो इसके अंतर्गत मैं आप लोगों के सामने वीडियो बना करके लाता हूं। उत्तराखंड के ऊपर मैंने कई प्रकार की वीडियो आप लोगों के सामने लेके आ रखी है, आप उनका अवलोकन कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ सामान्य अध्ययन की वीडियो आप लोगों के सामने आज 6वीं वीडियो है और हिंदी की वीडियो भी मैं आप लोगों के सामने लेके आता हूं। तो आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को इस तरीके की वीडियो मिलती रहे और आपकी एक प्रैक्टिस होती रहेगी दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं जैसे कि हम कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है। ठीक है, तो यहां पर एक ऑप्शन आ रहे हैं, एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी, कैंसर की रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि दोस्तों इसको बोलते हैं कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को बोलते हैं कर्क रेखा दोस्तों। तो कर्क रेखा क्या होती है दोस्तों? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं दोस्तों, याद रखना। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को, उत्तरी अक्षांश रेखा में जो 23.5 डिग्री पर है, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, तो दो देशांतरों, आपने देशांतर रेखाएं देखी होंगी ग्लोब पर, इस तरीके की होती हैं दोस्तों। ठीक है, तो दो देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? यहां पर ऑप्शन है बेल्ट, गोरे, काले या समय पेटी। तो याद रखना दोस्तों, गोरे नाम से उसे जाना जाता है। दो देशांतरों के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? गोरे कहा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। ठीक है, ग्रुप सी में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होती है? अगर दोस्तों मैंने ये ग्लोब बनाया और हम यहां पर ये देशांतर रेखाओं को अगर हम दिखा रहे हैं, ठीक है, तो 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होती है? 1 डिग्री पे अगर देखें तो ये देशांतर हैं दोस्तों, जिन पे मैं अभी वो लगा रहा हूं, तो ये दूरी, तो सबसे ज़्यादा दूरी कहां पर है? इधर है या इधर है? तो आपको लग जाएगा ये जहां पर बीच हो रहा है वहां पर सबसे ज़्यादा दूरी हो रही है। तो यहां पर आ रहा है कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर, या इनमें से कोई नहीं। तो जो बीच में जो 0 डिग्री रेखा जाती है दोस्तों, उसी को विषुवत रेखा कहते हैं। तो विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा दूरी होती है दो देशांतरों के बीच की, याद रखेंगे हमेशा। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होती है? विषुवत रेखा पर होती है। और ध्रुवों पर जाते जाते ये क्या हो जाती है? घटती है दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और इस प्रकार के क्वेश्चनों की मैं चर्चा आप लोगों के सामने कई बार कर चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? ये दोस्तों ये आपका ग्लोब है। अक्षांश रेखा क्या होती है? ये होती है दोस्तों ये, ठीक है, यानी कि जो पूर्व से पश्चिम की ओर को खींची जाती हैं। तो कुल अक्षांशों की संख्या, ये 0 डिग्री अगर हम इसको मान लेते हैं तो यहां से लेकर यहां तक 90 अक्षांश होते हैं और यहां से लेकर यहां तक 90 अक्षांश होते हैं। तो 90 और 90 180 हो गया दोस्तों आपका। ठीक है, कई बार और 0 डिग्री को अगर मान लिया जाए तो 181 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर। यहां पर है 66, 90 और 180 और 360, तो 180 आपका आंसर हो जाएगा। अगर 181 होता दोस्तों यहां पर, तो 181 आपके अक्षांश रेखाओं की संख्या होती, लेकिन ऑप्शन है 180, तो आप इसी को आंसर क्लिक करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना होती है उसकी जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? भूकंप विज्ञान से, तापमान से, ज्वालामुखी से या दबाव एवं घनत्व से?
तो याद रखेंगे दोस्तों, भूकंप विज्ञान से पृथ्वी की संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि जिस प्रकार से वो तरंगें उठती हैं और कहाँ से उठती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें भूकंप विज्ञान से प्राप्त होती है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के जो आंतरिक संरचना की जानकारी है हमें, वो भूकंप विज्ञान से हमें प्राप्त होती है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो आप ज़रूर लाइक करेंगे, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार पुनः कहूँगा दोस्तों कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर के मैं आप लोगों के सामने आता हूँ, ये मैं खुद अपने मुंह से कह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है, अधिकेंद्र यानी कि एपिसेंटर, ठीक है। तो दोस्तों आजकल में ही परसों ही भूकंप आया था एक, नेपाल में उसका अधिकेंद्र था, ठीक है। तो अधिकेंद्र किसे कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है, पृथ्वी के अंदर भूकंप के उद्गम स्थान से, भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपरी भूपृष्ठ बिंदु से, वह स्थान जहां भूकंप का अनुभव किया जाता है, भूपृष्ठ का वह बिंदु जहां पहला झटका अनुभव किया जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, भूपृष्ठ का वह बिंदु जहां भूकंप का पहला झटका अनुभव किया जाता है उसे ही एपिसेंटर कहते हैं, यानी कि अधिकेंद्र कहते हैं दोस्तों। याद रखेंगे, जहां पर पहला झटका अनुभव किया जाता है, भूपृष्ठ का वह बिंदु जहां पर पहला झटका अनुभव किया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है? एपिसेंटर कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न सागरीय लहरों को क्या कहा जाता है? यानी कि समुद्र में आने वाले भूकंप को क्या कहा जाता है? ये कह रहा है अंतःसागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? इसको हम इजी वे में इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो समुद्र में आने वाले भूकंप को हम क्या कहते हैं? तो सर्क कहते हैं, या सुनामी कहते हैं, या दोस्तों यहाँ पर आ रहा है केल कहते हैं, या एक यहाँ पर दिखने रहा केम कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि जो समुद्र में जो भूकंप आता है दोस्तों, उसे सुनामी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सुनामी लहरें। और सुनामी लहरें कहाँ आएंगी? समुद्र में आएंगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे दोस्तों। मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है, क्या कहलाती है? समुद्र है ये, और अगर बराबर वाले स्थानों को मिलाना है, हमने इन स्थानों को मिलाना है, तो इनको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है आइसोबार, आइसोथर्म, आइसोटोप, या कंटूर। तो याद रखना दोस्तों, समुद्र तल से जो बराबर ऊंचाई वाले स्थान होते हैं उन्हें मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? कंटूर रेखा, ठीक है, कंटूर लाइन या कंटूर रेखा कहते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। तो कंटूर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? कंटूर रेखा कहते हैं। और ये भूरे रंग से दर्शाई जाती हैं दोस्तों मानचित्र पर। ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि किस रंग से दर्शाई जाती हैं, तो भूरे रंग से दर्शाई जाती हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? अक्रिय गैस, अगर वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो वो नाइट्रोजन है दोस्तों, आपको पता है नाइट्रोजन, ठीक है। और इसका भाग अगर माना जाए तो 78% है लगभग दोस्तों, ठीक है, लगभग 78.8% है। तो 78 या 79% आप मान सकते हो नाइट्रोजन को। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे अक्रिय गैस, तो अक्रिय गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी पाई जाती है वायुमंडल में? यहाँ पर ऑप्शन है ऑर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम, या नियोन। तो याद रखेंगे दोस्तों, ऑर्गन, ऑर्गन की मात्रा सबसे ज़्यादा है अक्रिय गैसों में, और ये लगभग पाई जाती है 0.13%, 1% से भी कम है, लेकिन 0.13% मात्रा में ऑर्गन गैस पाई जाती है हमारे वायुमंडल में दोस्तों। और वैसे सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? यानी कि सूर्य की किरणों से हमारी रक्षा कौन सी गैस करती है? तो यहाँ पर ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन, या ऑर्गन। तो याद रखेंगे दोस्तों, सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने से वायुमंडल में हमारी जो मदद करती है वो ओजोन गैस करती है दोस्तों। और ओजोन जो मंडल है दोस्तों, वो समताप मंडल के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे। समताप मंडल के अंदर एक ओजोन लेयर है, लगभग 32 किलोमीटर से और 60 किलोमीटर के बीच में, ठीक है, ओजोन लेयर पाई जाती है, ठीक है। और इस ओजोन लेयर को आज क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा बहुत ज़्यादा क्षति पहुंच रही है। और हम ये कह सकते हैं कि आर्कटिक जो बिंदु है, यानी कि जो अंटार्कटिका है, ठीक है, वहाँ पर उस पर छेद भी हो रहा है, ठीक है। तो फ्रीज जो शीतलक गैसें होती है उनके द्वारा ओजोन मंडल को क्षति पहुंचाई जा रही है, ठीक है। तो याद रखेंगे
कि सूर्य की जो तीव्र किरणें होती हैं उनसे झुलसने के लिए हमें जो बचाती है वो है ओजोन मंडल या ओजोन गैस दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो आपको पता ही है, ये कहानी याद होगी आपको कि एक बार महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के रेलवे स्टेशन से अंग्रेजों ने फेंक दिया था बाहर। तो वो कौन सा रेलवे स्टेशन था? यहाँ पर ऑप्शन है जोहानसबर्ग, पीटर मारित्सबर्ग या डरबन या प्रिटोरिया। तो याद रखेंगे दोस्तों, पीटर मारित्सबर्ग में 1893 ईस्वी में, ठीक है, 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। याद रखिएगा, रेलवे स्टेशन से बाहर फेंक दिया गया था पीटर मारित्सबर्ग से। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? आपको पता है दोस्तों, जो कैबिनेट मिशन था वो 1946 में भारत आया था और भारत में एक संवैधानिक ढांचा तैयार करने के लिए एक मिशन भेजा गया था 3 सदस्य। उसमें से कौन सा सदस्य नहीं था कैबिनेट मिशन का सदस्य? तो यहाँ पर ऑप्शन है विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स या एवी अलेक्जेंडर। तो दोस्तों ये याद रखना, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड फोर्ड्स और एवी अलेक्जेंडर क्रिप्स मिशन के सदस्य थे, लेकिन विलियम वुड्स कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, इसलिए आपका ये आंसर बन जाएगा कि ये नहीं थे। ठीक है दोस्तों, विलियम वुड नहीं थे। बाकी आपको याद रखना है पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन के सदस्य थे दोस्तों। ठीक है, और कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? 1946 में भारत आया था और भारत में एक संवैधानिक ढांचा या भारत का संविधान बनाने के लिए इन्होंने बहुत अहम रोल निभाया था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? ठीक है, अभिनव भारत एक संस्था थी, मित्र मेला करके ये संस्था चलती थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है बी डी सावरकर, सी आर दास, बीजी तिलक या एस सी बोस। तो याद रखना दोस्तों, अभिनव भारत जो संस्था थी एक गुप्तचर संस्था थी और 1904 में, ठीक है, मित्र मेला का नाम चेंज करके अभिनव भारत रखा गया था और इसके संस्थापक थे वी डी सावरकर। और जो मित्र मेला जो संस्था बनाई थी वो इन्हीं के भाइयों ने, अभिनव यानी कि बी डी सावरकर के भाइयों ने, गणेश दामोदर सावरकर और नारायण दामोदर सावरकर ने बनाई थी दोस्तों, बी डी सावरकर के साथ मिल करके। तो अभिनव भारत किससे संबंधित है? तो बी डी सावरकर। ठीक है, याद रखेंगे, और 1904 में ये स्थापित हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे दोस्तों। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो अल हिलाल एक समाचार पत्र था दोस्तों। ठीक है, तो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? यहाँ पर ऑप्शन है मोहम्मद अली, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद या सैयद अहमद खान। तो याद रखेंगे दोस्तों, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा 1912 ईस्वी में, ठीक है, राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए अल हिलाल समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा 1912 ईस्वी में। याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत पूछा जाता है ग्रुप सी के पेपरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? आपको पता है बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था दोस्तों। याद रखेंगे, लॉर्ड कर्जन था उस समय। ठीक है, उसी ने यहाँ पर क्या किया था? बंगाल विभाजन को कर दिया था। तो उसका के विरुद्ध जो विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? यहाँ पर ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी आर दास ने, सुभाष चंद्र बोस ने या अरुणा आसफ अली ने। तो याद रखेंगे दोस्तों, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का नेतृत्व किया था 1905 से लेकर 1911 तक दोस्तों। याद रखेंगे 1911 तक। ठीक है, और बंगाल विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था दोस्तों। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। 1857 की बरेली विद्रोह का विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था 1857 की क्रांति में? यहाँ पर है खान बहादुर, कुंवर शाह, मौलवी अहमद शाह या ब्रिजेश कादिर। तो याद रखेंगे, बरेली से जो विद्रोह का नेतृत्व किया था दोस्तों वो किया था खान बहादुर ने। याद रखेंगे, खान बहादुर ने 1857 की क्रांति में बरेली विद्रोह का नेतृत्व किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तात्या टोपे का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। तो उनका मूल नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले, नाना साहेब, बालाजी राव या रामचंद्र पांडुरंग। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, रामचंद्र पांडुरंग उनका नाम था। तात्या टोपे का जो बचपन का नाम था वो क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है,
और इन्होंने 1857 की क्रांति में विद्रोह के नेता थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। सेल, अब ये यहाँ पर से साइंस के क्वेश्चन को शुरू होते हैं और साइंस से रिलेटेड 5 क्वेश्चन लगभग हमारे पास आते हैं दोस्तों। तो सेल यानी कि जिसको कोशिका कहते हैं, नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो कोशिका नाम किसने सबसे पहले दिया था? यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है फ्लेमिंग, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक या ब्राउन ने। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो सेल यानी कि कोशिका नाम दिया था वो रॉबर्ट हुक ने दिया था और इन्होंने 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में इन्होंने कोशिका की खोज की और अपनी एक पुस्तक निकाली थी माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि माइक्रोग्राफिया पुस्तक किसने लिखी थी। ठीक है, तो याद रखना रॉबर्ट हुक ने लिखी थी और इसी माइक्रोग्राफिया पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले सेल यानी कि कोशिका का नाम दिया था दोस्तों। कोशिका शब्द का नाम दिया था माइक्रोग्राफिया पुस्तक में 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कोशिकाएं एक के साथ एक जुड़ी होती हैं और जोड़ने के लिए हुक की जरूरत पड़ती है, इसलिए कोशिका की खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक ने की है दोस्तों, याद रखना। और ये नाम भी उन्होंने ही दिया था माइक्रोग्राफिया पुस्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं? गोल्जी काय, न्यूक्लियोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम। तो याद रखेंगे दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा ग्रह, जो एटीपी को एडीपी में बदलता है दोस्तों। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है दोस्तों। ये चीज आप लोग याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे दोस्तों। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कीट पतंगों के अध्ययन को या कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यहाँ पर आ रहा है एंथ्रोपोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ओंटोलॉजी या इक्तियोलॉजी। तो याद रखना एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में ही कीड़ों का अध्ययन किया जाता है, जिसको कि हिंदी में क्या कहते हैं? कीट विज्ञान। क्या कहा जाता है? कीट विज्ञान, एंटोमोलॉजी। कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है। एक क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों यहाँ से एक अध्ययन से, और मैं पिछली लगातार वीडियो में आप लोगों के साथ अध्ययन कर रहा हूँ। और अगर आपको पसंद आ रही है दोस्तों तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को दोस्तों। आप लोग अभी सब्सक्राइब 70% लोग मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग करिएगा। तो मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है लेपिडेटेरियोलॉजी, सिक्रोटोलॉजी, इक्तियोलॉजी या क्रिप्टोलॉजी। तो याद रखेंगे दोस्तों, मछलियों का जो अध्ययन होता है वो इक्तियोलॉजी के अंतर्गत आता है। याद रखेंगे इक्तियोलॉजी, इक्तियोलॉजी के अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है दोस्तों ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आनुवंशिकता के जनक हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। आनुवंशिकता आपने पढ़ी हुई है, कक्षा 8 से लगभग हम पढ़ते हैं। तो आनुवंशिकता के जनक हैं लेमार्क, डार्विन, मेंडल या खुराना। तो इसका आंसर हो जाएगा मेंडल दोस्तों। ठीक है, मटर के पौधे पर उन्होंने अपने प्रयोग किए थे। तो मेंडल को आनुवंशिकता का क्या कहा जाता है? जनक, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, इनको आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर एक मशीन है दोस्तों और वो कौन सा कार्य नहीं करता है? इम्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग या आउट अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग तो सिर्फ इंसान करता है दोस्तों, बाकी और कोई नहीं करता है, इसलिए अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर नहीं करता है। वो तो कमांड के ऊपर चलता है, उसको जो कमांड दी जाती है वो उसका पालन करता है, इसलिए वो अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डैश में होती है, यानी कि अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है कंप्यूटर में? यहाँ पर है मेमोरी, रैम, मदरबोर्ड, सीपीयू। तो सीपीयू आपको जैसे पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग शब्द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसलिए सीपीयू में सबसे ज़्यादा क्या होगी? प्रोसेसिंग होती है दोस्तों। ठीक है, सीपीयू का कई बार फुल फॉर्म आ जाता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? तो एक निबल में कितने बिट होते हैं? ठीक है, यानी कि कितने बिटों के बराबर एक निबल होता है? तो यहाँ पर है 16 बिटों के बराबर एक निबल होता है, 32 या 4 या 8। तो याद रखेंगे 4 निबल इक्वल टू, ठीक है, 1 बिट। ठीक है, यानी कि एक निबल कितने बिटों के बराबर? तो 4
बिट के बराबर 1 निबल होता है। 4 बिट इक्वल टू 1 निबल, याद रखेंगे, ठीक है। 4 बीटों के बराबर 1 निबल होता है दोस्तों। ये चीज आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन जरूर आएगा। तो माउस हार्डवेयर है, प्रिंटर, मॉनिटर और एक्सेल। दोस्तों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो चीजें होती है कंप्यूटर। हार्डवेयर वो होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, ठीक है, छू सकते हैं। और सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते हैं, जिनको हम सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर, माउस को हम छू सकते हैं, प्रिंटर को हम छू सकते हैं, मॉनिटर को हम छू सकते हैं। लेकिन एक्सेल एक क्या है? प्रोग्राम है। एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, ये सारे क्या हैं? सॉफ्टवेयर हैं। तो इसलिए उनको हम छू नहीं सकते हैं। तो एक्सेल आपका हार्डवेयर नहीं है। बाकी माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ठीक है, कीबोर्ड, ये सारे हार्डवेयर के अंतर्गत आ जाएंगे दोस्तों आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे दोस्तों। ईमेल पते के दो भाग होते हैं कौन कौन से? ठीक है, तो ईमेल पते में, ईमेल सभी लोगों की आज की डेट में ईमेल होती है, ठीक है। तो प्रयोगकर्ता का नाम, वो घर का पता, वैधानिक नाम और फोन नंबर, हस्ताक्षर तथा पासवर्ड। हस्ताक्षर तथा पासवर्ड, प्रयोगकर्ता का नाम तथा डोमेन नाम। तो याद रखेंगे दोस्तों, यूजर नेम एंड डोमेन नेम। तो प्रयोगकर्ता का नाम को यूजर नेम बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में। यूजर नेम और डोमेन नेम दो होते हैं। डोमेन क्या होते हैं? जैसे डॉट कॉम लगाते हो आप, ठीक है, तो जो डॉट कॉम होता है वो डॉट के बाद जो आता है उसे डोमेन नेम बोलते हैं। तो यूजर नेम डॉट से पहले आता है, ठीक है, उसके बाद एट द रेट लगता है। तो यूजर नेम और डोमेन नेम दो होते हैं ईमेल पते के मुख्य भाग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? अब ये खेलों से संबंधित यहां पर शुरू होता है। गैम्बिट बहुत बार पूछा जाता है। गोल्फ, पोलो, ब्रिज या शतरंज। तो याद रखेंगे दोस्तों, गैम्बिट शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो शतरंज में किया जाता है दोस्तों, ठीक है। अगर आप शतरंज खेलते होंगे तो आप भी करते होंगे गैम्बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एसेज शब्द किस खेल से संबंधित है? एसेज, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस या मुक्केबाजी। तो याद रखना दोस्तों, एसेज एक क्रिकेट से जुड़ा हुआ शब्द है। एक ये कह सकते हैं टूर्नामेंट का नाम है जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में होता है, टेस्ट मैच की श्रृंखला, उसका नाम एसेज होता है दोस्तों। तो एसेज श्रृंखला इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाती है, हमेशा याद रखेगा, ठीक है। और क्रिकेट से जुड़ा हुआ शब्द है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे दोस्तों। नॉकआउट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यहां पर ऑप्शन आ रहा है मुक्केबाजी, घुड़सवारी, निशानेबाजी या तीरंदाजी। तो नॉकआउट का मतलब होता है कि दोस्तों एक बार में सीधा हरा देना उसको, उसके बाद से वो खड़ा भी ना उठ पाए, इट मीन्स मुक्केबाजी। तो इसका आंसर हो गया मुक्केबाजी, ठीक है। तो नॉकआउट शब्द का संबंध मुक्केबाजी से है। तो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो के अंतर्गत लाया हूँ। आप लोगों की एक अच्छी तैयारी होगी और आपको एक तैयारी करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी देता हूँ दोस्तों मैं इन्हीं क्वेश्चनों के जरिए, क्योंकि आप उन चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ने की कोशिश उसके बाद करते हैं। तो आपका समय शुभ हो। मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।